हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर में जो है ना हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, और मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी होता है जो केवल और केवल सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, या यूं बोले कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे निर्भर करता है। उसमें से 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जो है डिस्कस किए थे हम लोग। तो एक का कंप्लीट डिस्कशन देखे थे पिछला लेक्चर में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में आज डिस्कशन हम लोग को करना है। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं बढ़ोतरी, इंक्रीज करना, बढ़ जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, तो अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसके बारे में डिस्कशन हम लोग पहले भी किए थे। एक बार और अभी देख लेते हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो इस पॉइंट का मतलब हुआ टेम्परेचर, और बॉइलिंग करने का मतलब कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल करता हो तो वही टेम्परेचर उसके लिए कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कौन सा टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का कोई लिक्विड जो है बॉइल करेगा। सारे लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है प्रत्येक लिक्विड का जिस टेम्परेचर पे वह लिक्विड बॉइल करता है। तो कौन सा टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉइल करेगा, उसके लिए एक कंडीशन है कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब 1 एटीएम के बराबर, तो उस टेम्परेचर में वह लिक्विड बॉइल करने लगेगा। क्योंकि लिक्विड है तो उसका वेपोराइजेशन के लिए उसको हीट करना होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तो शुरू में कुछ कुछ वेपर प्रेशर बनते जाएगा। हीट आप कंटिन्यू रख रहे हो तो एक वैसा भी स्टेज आएगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा 1 एटीएम का, और जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए वही टेम्परेचर पे वह लिक्विड बॉइल करना शुरू कर देगा। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कोई पूछता है कि आखिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। ऐसा अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो यदि कोई पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर क्यों बॉइल करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसी टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वह कितने के बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर। यदि वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाता 100 नहीं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस केस में इसी टेम्परेचर पर फिर बॉइल करता वाटर। लेकिन चूंकि वाटर यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसी टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर कितने के बराबर होता है, 1 एटीएम के बराबर। तो यहां से हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी लिक्विड वह टेम्परेचर पे बॉइल करता है जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाता है। मतलब द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 एटीएम इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, ऐसा जैसे मान लो कि वाटर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर पे इसका 1 एटीएम होता है वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इस वाटर में क्या करो, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में मैंने बताया है कि जो वेपोराइज नहीं करे या वाष्पशील, जो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो जब वाटर में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, तो पहले बतलाए हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब किसी प्योर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर में मिलाए तो अब इसका वेपर प्रेशर जो है 1 एटीएम के बराबर नहीं रहेगा, इससे कम हो जाएगा। मान लो कि 0.8 एटीएम हो गया। 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटीएम था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करना शुरू कर दिया।
लेकिन जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा, इसके पहले इसके बारे में दो बार मैंने डिस्कशन किया है पिछला वीडियोज वगैरह में, तो वहां से आप लोग इसको समझोगे। फिलहाल इतना जानेंगे कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। मान लें कि अब वेपर प्रेशर इसका 1 एटीएम से घट करके हो गया 0.8 एटीएम, टेम्परेचर सेम है। अब फिर हम लोग को 0.8 एटीएम को करना है 1 एटीएम के बराबर, तभी तो वह बॉयल करेगा। तो फिर से 1 एटीएम तक करने के लिए हम लोग को हीट करना पड़ेगा। तो पहले से तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था ही, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस और हीट किए तब जाकर के बराबर हुआ 1 एटीएम का। तो अब जो सॉल्यूशन बना वो कितने पे बॉयल करेगा, 120 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था और जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है 20 डिग्री सेल्सियस जो चेंजिंग आया, बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ गया, इसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। कि केवल आप प्योर वाटर को गर्म करो तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर जाएगा, लेकिन वही वाटर में आप नमक डालने के बाद उसको गर्म करो तब वह 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल नहीं करेगा, बल्कि इससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर लगा वही उसके लिए कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब कितना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा यह डिपेंड करता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट पे और इसके नेचर पे। तो हम लोग यहाँ से यही बात बोलेंगे कि जब किसी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है प्योर सॉल्वेंट के तुलना में, इसीलिए उस सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट करना पड़ता है ताकि उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाए और वह सॉल्यूशन बॉयल करना शुरू कर दे। तो ये जो ज्यादा हीट करना पड़ रहा है ना, जितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वही टेम्परेचर जो है कहलाता है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल देकर के इसको हम बता दिए। ग्राफिकल मेथड से इसको हम लोग समझे, ग्राफ के आधार पे कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो एक ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। यहां ले लो टेम्परेचर और इधर ले लो वेपर प्रेशर। यहां मान लो कि वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर है। तो बताया कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा तो बॉयल करना शुरू हो जाएगा। उसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि एक सॉल्वेंट लें, एक ग्राफ उसके लिए बनाएं कुछ ऐसा। ये सॉल्वेंट है तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, देखो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। मतलब ऐसे इसको डिपिक्ट करके दिखाओ ऐसा। तो देखो इस तरह से हम लोग ऐसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऐसे इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और जब यह वेपर प्रेशर हो गया 1 एटीएम के बराबर, मतलब इस ग्राफ को टच कर गया, अब ये जो है लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको यहाँ मिला दो तो ये जो टेम्परेचर लगा वह टेम्परेचर कहलाएगा इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना के बराबर हो गया, 1 एटीएम के बराबर। इसको हम लोग लिखते हैं टीबी नॉट। अब क्या करें कि इस सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें। तो पहले भी पढ़े और अभी भी बताए कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे सॉल्वेंट में तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो कैसे ग्राफ बनेगा, तो नीचे से ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब नीचे वेपर प्रेशर कम ऊपर ज्यादा। अब जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर इससे कम होगा क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए हैं, तो उसका ग्राफ ऐसे नीचे बनेगा ऐसा। अब देखो ये जो है सो सॉल्यूशन के लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। तो फिर से वही बात है, सॉल्यूशन में भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और ये बढ़ते बढ़ते जब ये 1 एटीएम के बराबर हो गया यहाँ, अभी बॉयल करना शुरू करेगा। तो ये जो टेम्परेचर है इसका ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग लिखें टीपी ऐसा। तो प्योर सॉल्वेंट था तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ था, टेम्परेचर देख लो। जब इसमें हम लोग सॉल्यूट मिला दिए, मतलब जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ, मतलब टेम्परेचर को देखो। तो शुरू में टेम्परेचर कम है क्योंकि लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ वाला टेम्परेचर कम, इसका मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन जब इसमें सॉल्यूट मिला दिए तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट चेंज किया ना ऐसा, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लिखते हैं डेल्टा टीबी ऐसा।
तो यहां से जो है हम लोग लिख सकते हैं कि टीबी क्या है, तो टीबी हुआ, या टीबी नॉट वाले लिखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन containing non volatile solute। अब ई जो आया डेल्टा टीबी, इसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, माने बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। तो कितना के बराबर हुआ, तो डेल्टा टीबी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, टीबी माइनस टीबी नॉट। जैसे बताया कि मान लो कि यहाँ टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इधर बढ़ रहा है तो यहाँ मान लो कि 120 डिग्री सेल्सियस है ऐसा। तो जब ये माइनस करोगे टीबी माइनस टीबी नॉट ऐसे 120 माइनस 100, तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस आया यही कहलाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस ग्राफ को समझ लेना, एग्जामिनेशन में जो है आता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो स्टेटमेंट जो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो लिखेंगे, और ग्राफ हम लोग जरूर बनाएंगे। बिना ग्राफ को उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, जो नोट्स में जो है बहुत क्लियरली से बनाया हुआ है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है उसके बीच क्या रिलेशन होता है। तो अब देखो, अभी जो है हम लोग डिस्कशन किए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, उसके मोलालिटी के साथ क्या रिलेशन है, जरा उसको अब हम लोग कंसीडर करेंगे। ऐसा ग्राफ अभी पहले हम लोग बनाए थे, लेकिन वहां प्योर सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन लिए थे। इस बार हम लोग क्या किए हैं कि दो सॉल्यूशन लेकर के रखे हैं, तो ग्राफ एकदम पहले के जैसा ही है, जैसा ग्राफ वहां बनाए थे वैसे ही ग्राफ यहाँ है। बस इस बार टीबी नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, T1 सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट और T2 सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। अब यहां से देखोगे ना, इधर सब वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। Pn नॉट प्योर सॉल्वेंट का, P1 हो गया सॉल्यूशन 1 का और P2 हो गया सॉल्यूशन 2 का। तो देखो प्योर सॉल्वेंट के तुलना में यहाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, फिर यहाँ वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट फिर यहाँ इंक्रीज कर गया। तो अब यहाँ देखोगे ना कि E2 जो है ट्राइंगल के जैसा बन रहा है, एक E ट्राइंगल बन रहा है और एक यहाँ से E ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। तो क्या लिखेंगे कि जो ट्राइंगल PQR है, PQR और PST ये दोनों लगभग एक ही जैसा है। तो ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यदि यूज करोगे तो PQ बाई PS इक्वल हो जाएगा PR बाई PT का ऐसा। अभी PQ और PS को लिखो, PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो PA नॉट यहाँ से यहाँ पूरा PA नॉट है और यहाँ से यहाँ P1 है, तो इस डिस्टेंस को लिखना तो क्या लिखेंगे PA नॉट माइनस P1। क्या बोले, यहाँ से यहाँ पूरा PA नॉट, यहाँ से यहाँ P1, तो इस डिस्टेंस को निकालना हो तो PA नॉट माइनस P1 ऐसा। उसी प्रकार से जो PS है इसको लिख सकते हैं PA नॉट माइनस P2, और सेम वे में इधर देखो PR, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक E पूरा है T1 और यहां से यहां है TB नॉट, तो केवल इसको निकालना हो तो T1 माइनस TB नॉट ऐसा। उसी प्रकार से यदि PT हम लोग निकालें तो T2 माइनस TB नॉट, इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो दो सॉल्यूशन यहाँ बन रहा है ना, तो दोनों सॉल्यूशन का जितना वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट उसी के रेशियो में इंक्रीज करेगा। तो यदि हम लोग सॉल्यूशन 1 और 2 ना कंसीडर करके जनरल सॉल्यूशन लें, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया। मतलब जिस रूप में वेपर प्रेशर घटेगा उसी रेशियो में उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अब चूंकि सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो यदि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से इसको हम लोग डिवाइड करें तो इस पूरे टर्म को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग यहां से मान ले इक्वेशन 1। अब जो हम लोग पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे या रॉड्स लॉ में जो पढ़े थे, फ्रॉम रॉड्स लॉ, तो इस रॉड्स लॉ में हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मतलब PA नॉट माइनस P बाई PA नॉट
वह इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का, xv का। तो ये पूरा टर्म xv के बराबर है, इसको यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो इसको हम लोग लिखेंगे कि xv जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डेल्टा tb का, या इसको ऐसे लिखें कि डेल्टा tb जो है प्रोपोर्शनल हुआ xv का। xv मोल फ्रैक्शन ऑफ b। अब इसको ऐसे कर दो, डेल्टा tb, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो यहां एक कांस्टेंट आता है kb इनटू xv को क्या लिखेंगे, nb बाई na प्लस nb। अब चूंकि सिंस द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब बताए हैं कि इसमें जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है वह सॉल्वेंट की तुलना में काफी कम होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि Na प्लस Nb नियरली इक्वल टू Na। तो जरा इसको आगे प्रोसीड करो, तो क्या हो जाएगा यहां से, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू Nb, और ये Na प्लस Nb को हम लोग लिख दें Na। अच्छा, यहाँ जो टर्म आया ना कांस्टेंट Kb, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जरा इसको फिर से देखो, तो डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू Nb को लिख सकते हैं Wb बाई Mb, और इसको लिख सकते हैं Wa बाई Ma। ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ऐसा, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू ऐसे जाने दो Wb बाई Mb, और ये Wa बाई Ma। तो Ma है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लोग को पता है तो उसका मोलर मास भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो इस Ma को यहां से हम लोग हटा सकते हैं, तो यहां ये केवल बचेगा Wa। तो अब यहां देखो डेल्टा Tb इक्वल टू हो गया Kb इंटू फिर से Wb बाई Mb क्या होता है, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो E हम लोग का हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Wa क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते थे, मोलैलिटी बोलते थे। तो इस पूरे टर्म को हम लोग मोलैलिटी के बराबर लिख सकते हैं। तो डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू M। यहां से इक्वेशन आ गया हम लोग का, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, कुछ नंबरिंग कर दो 1 मान लो ऐसा। तो अभी यहां जो M आया, दिस इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। अब ये डेल्टा Tb प्रोपोर्शनल हो जाएगा M का, Kb तो कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन के मोलैलिटी का। यही बात यहां से याद रखना, यही हम लोग हेडिंग दिए थे कि रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यही वाला रिलेशन हम लोग का आया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वह बराबर हुआ Kb इंटू M। Kb तो कांस्टेंट हो गया, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये M हो गया सॉल्यूशन का मोलैलिटी। अब मान लें हम लोग कि सपोज जो सॉल्यूशन का मोलैलिटी है वह यूनिटी के बराबर है। यूनिटी कहने का मतलब कि 1 मोल पर केजी के बराबर है, ऐसा मान लो। तो जब M यहाँ 1 हो जाएगा तो डेल्टा Tb इक्वल टू लिख सकते हैं Kb इंटू 1, मतलब डेल्टा Tb इक्वल टू Kb। तो अभी जो Kb है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वह बराबर हो गया डेल्टा Tb का, लेकिन कब, जब सॉल्यूशन का मोलैलिटी हुआ यूनिटी, मतलब 1 मोल पर केजी। तो यहां से इस Kb का हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं कि जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है Kb, वह क्या है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कब, जब उसका मोलैलिटी हो यूनिटी के बराबर। मतलब एक लाइन में हम लोग डेफिनेशन बोले कि द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
इज कॉल्ड इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेफिनेशन एग्जाम में आता है, यदि इसका हम लोग यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं केबी का। यूनिट इसका क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी माने चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन हम लोग लिखते हैं इसका, केबी का तो पता ही करना है, और मोलालिटी का क्या होता है मोल पर केजी। तो यहां से केबी का हो गया केल्विन बाय मोल पर केजी, तो हो जाएगा केल्विन ऊपर जाके केजी और ये हो गया पर मोल। ध्यान दो यहाँ दो दो के लिखा हुआ है, ये वाला के कैपिटल के है जो बतला रहा है केल्विन को, और यहाँ जो के लिखना है स्मॉल है ये बताएगा किलो को। तो दोनों ऐसे नहीं लिख देना है, तो ईबी के कैपिटल ईबी के कैपिटल, तो केल्विन केल्विन ग्राम पर मोल गलत हो जाएगा। यहाँ कैपिटल के यहाँ स्मॉल के, केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट भी एग्जाम में आता है, इसको याद रखो। अब थोड़ा सा इसमें कि मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे, या फिर एक चीज और कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का यह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कैसे। तो बताए थे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह डिपेंड करता है सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे। तो यहां से देखो ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल है एनबी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो चूंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो कांस्टेंट है, छोटा देंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब एक लास्ट हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे इसका मोलर मास कैलकुलेट करने का। तो देखो यहां से रिलेशन आया हम लोग का डेल्टा टीबी केबी इंटू एम, इसको आगे बढ़ाएं, डेल्टा टीबी केबी। मोलालिटी को लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास जनरली जो है दिया हुआ रहता है ग्राम में, तो किलोग्राम के लिए इसको यहाँ 1000 कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी हो गया गिवन मास बाय मोलर मास डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो फिर से इसको लिखें डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, और ये हो गया डब्ल्यू बी एम पी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। हम लोग को कैलकुलेट करना है मोलर मास सॉल्यूट का, मतलब एमबी निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एमबी इक्वल टू डेल्टा टी एमबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां से एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि mb जो है मतलब मोलर मास वह इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पहले ही बताए थे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वह सॉल्यूट के मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को याद रखेंगे, आगे इसका जरूरत पड़ेगा कि जो मोलर मास है सॉल्यूट का वह किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ mb सॉल्यूट का मोलर मास, केबी जो है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसका वैल्यू अलग होता है जो दिया हुआ रहेगा। डब्ल्यूबी मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, डेल्टा टीबी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे थे डेल्टा टीबी का टीबी माइनस टीबी नॉट, और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। द फॉर्मूला तो देखो अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, कि इस प्रेशर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह इतना डिग्री सेल्सियस है। अब 500 ग्राम वाटर में कितना सुक्रोज ऐड करेंगे ताकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर जब प्योर है तो इस प्रेशर पे दिया हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना। अब बोला है कि उसी प्योर वाटर का 500 ग्राम में और कितना ग्राम सुक्रोज मिला दें ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना से बढ़ करके हो जाए इतना। तो देखो जो फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े थे ना उसमें क्या था, फॉर्मूला ऐसे था डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऐसा।
तो ए जो है सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सॉल्यूट को। तो यहाँ ये जो सुक्रोज है ये हम लोग का सॉल्यूट है, तो ये मान लो कि बी हुआ। उसी प्रकार से वाटर जो है सॉल्वेंट है, तो ये मान लो ए हुआ। तो अब यहां से सारा टर्म हम लोग को पता करना है, कैलकुलेट क्या करना था, तो कितना सुक्रोज को ऐड करेंगे 500 ग्राम वाटर में, मतलब मास ऑफ सुक्रोज इन द सॉल्यूशन, WB हम लोग को कैलकुलेट करना है। बाकी सारा चीज दिया हुआ है, कैसे, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहने का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कहने का मतलब हुआ प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TB नॉट से। कितना दिया हुआ है 99.63 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में भी बदल सकते हो, 99.63 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 0.63 रह जाएगा, 372.63 केल्विन। उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस सुक्रोज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे TB से। तो दिया हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, इसको 100 प्लस 273 हो जाएगा 373 केल्विन। अब यहां से डेल्टा TB कैलकुलेट कर लो। तो डेल्टा TB का क्या फॉर्मूला लिखे थे, TB माइनस TB नॉट। तो 373 माइनस 372.63 केल्विन, तो ये आ जाएगा कितना 0.37 केल्विन। ये हम लोग को आ गया डेल्टा TB। उसके बाद अब क्या हुआ, KB तो पता है, डेल्टा TB कैलकुलेट कर लिए, WB निकालना ही है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां से निकाल लो। मोलर मास ऑफ, यहां लिख देते हैं, TB आया था कितना, सॉरी TB नॉट था 372.63 केल्विन। तो मोलर मास ऑफ सुक्रोज क्या फॉर्मूला था, C12H22O11। कार्बन का 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, सब सॉल्व करोगे तो आएगा 342 ग्राम पर मोल। उसके बाद दिया हुआ है वाटर का भी मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ वाटर कहने का मतलब WA MB, तो WA का वैल्यू दिया हुआ कितना 500 ग्राम। तो सारा टर्म हो गया। अब कैलकुलेट करना हम लोग को, तो जो फॉर्मूला पढ़े हैं, वी हैव क्या, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। तो सब टर्म का वैल्यू वहां पुट कर देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, अब डेल्टा TB है 0.37 केल्विन इक्वल टू KB कितना था 0.52 केल्विन kg पर मोल इंटू WB कैलकुलेट करना है इंटू 1000 MB, तो MB आया है कितना 342 ग्राम पर मोल और WA कितना है 500 ग्राम। ऐसा, तो यहां से पर मोल कट जाएगा और ग्राम मतलब 1000 से गुना किया हुआ है, तभी ग्राम नहीं बल्कि किलोग्राम में रहेगा। तो किलोग्राम से किलोग्राम भी कैंसिल हो गया। तो WB यदि यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो WB इक्वल टू जाएगा 0.37 केल्विन इंटू 342 ग्राम इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.52 केल्विन इंटू 1000। फिर से केल्विन कट गया, सब न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यहाँ केवल बचा है ग्राम। तो सारा सॉल्व कर दोगे यहाँ से, तो WB का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ग्राम, गुना भाग करना है। तो इस तरह से यही फॉर्मूला है, बताए देखो इसमें टोटली 5 टर्म हुआ, 1 2 3 4 5, इसमें से एक टर्म फिक्स्ड है, सॉल्वेंट के लिए दिया ही हुआ रहेगा। तो
कि बाकी जो 4 टर्म है इसी में से कोई एक टर्म कैलकुलेट करना रहता है न्यूमेरिकल से। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर का एंड में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।